रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया और फिर दोनों लीडर एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर भी रखा। 5 दिसंबर को पुतिन और मोदी के बीच होने वाली बिग डील पर अब पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। चुनिंदा हस्तियों के हिस्से ऐसे शानदार और भव्य पल आते हैं जो यादगार हों, ऐतिहासिक हों और अद्वितीय भी। जब बाहें फैलाए भारत के प्रधान स्वागत कर रहे हों, जब खास मेहमान पुतिन के लिए उत्सव नृत्य हो रहा हो, जब दुनिया के दो सबसे ताकतवर लीडर एक ही गाड़ी में सफर कर रहे हों, तो उसे कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। सारा जमाना सबसे भरोसेमंद दोस्तों की मुलाकात का दीदार कर रहा है, क्योंकि पुतिन के हर कदम पर कई मुल्कों की नजर है, क्योंकि पुतिन इस वक्त इंटरनेशनल स्टेज पर सबसे सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन पुतिन से दुश्मनी के मायने क्या हैं? इसे वो मुल्क कभी नहीं समझ पाते जिन्हें वो माफी देने के लिए तैयार नहीं। और ऐसे में अब कई बड़े सवाल दुनिया के सामने भी हैं कि जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे हुए हैं, तो क्या कोई नया समीकरण जो अब इस वर्ल्ड ऑर्डर को ही चेंज कर देगा? लेकिन इस बीच जो स्वागत भारत में किया गया, उसकी भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाने के कदम की जमकर तारीफ की। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि पीएम ने पुतिन के स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाकर एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री खुद एयरपोर्ट पहुंचे, प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया, प्राइवेट मीटिंग भी हुई दोनों नेताओं के बीच में। और तो ये जो प्रोटोकॉल तोड़ा प्रधानमंत्री ने, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चीन में भी आपने देखा कि दोनों नेता एक गाड़ी में बैठ के काफ़ी देर तक दोनों ने बातचीत की थी। ये डिप्लोमेसी में, इस डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं? देखिए, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ में एक संदेश भी है जी दूसरे देश के लिए और दुनिया के लिए जी। कि देखिए, ये तो एक स्पेशल रिलेशनशिप है। अब मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भारत के लिए जब हम, आपको मालूम है कि वॉशिंगटन की तरफ से जो टैरिफ्स के 50% हमें देना पड़ता है हमारे सारे एक्सपोर्ट्स के लिए, ये कठिन समय में हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखिए, हमें भी दोस्त हैं। ये नहीं है कि सब कुछ हम अकेले हैं। और पुतिन की भारत यात्रा से पश्चिमी देशों में इस वक्त खलबली मची हुई है। नेटो देशों ने पुतिन के भारत दौरे पर नजर रखने का तो ऐलान ही कर रखा है। वहीं पुतिन के तिलिस्म को समझने में अब यूरोप की महाशक्तियां भी जुट चुकी हैं। व्लादिमीर पुतिन खास दोस्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, वहीं दुश्मनों के लिए वो सबसे बड़ा तिलिस्म है। पुतिन के दुश्मनों के लिए उनकी पूरी दुनिया ही अबूझ है। चाहे उनकी गाड़ी और सेनेट हो, उनका प्लेन इल्यूजन IL-96 300 PU हो, या फिर उनके इर्द गिर्द दिखने वाला ब्रीफकेस, सबके अपने तिलिस्म हैं। पुतिन का चलना हो, देखने का अंदाज हो, बैठने की अदाएं हो, या सिर्फ आंखों की पुतलियों का घूमना ही कई बार बड़े सिग्नल देते हैं। मगर पुतिन को सबसे असरदार बनाते हैं उनके फैसले, उनके दुश्मनों की भीड़, उनके सख्त रुख। पुतिन जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। पुतिन जैसी दुश्मनी निभाते हैं, वैसी ही दोस्ती के लिए किसी भी हद को पार कर जाते हैं।
5 फीट 7 इंच की साधारण कदकाठी 70 से 75 किलो वजनी लीडर, जिनका स्किन टोन यूरोपीय लोगों की तरह पीला दिखता है, जिनके बालों पर उम्र के हिसाब से सफेदी चढ़ी हो, उस नीली आंखों वाले लीडर से दुनिया के कई मुल्क खौफ क्यों खाते हैं? पुतिन को सर्वशक्तिमान क्यों कहा जाता है? सिर्फ दिलेरी भर इसकी वजह तो नहीं, सिर्फ सबसे बड़ा एटमी हथियारों का गोदाम भर इसकी वजह नहीं, सिर्फ अमेरिका से टकराने की जुर्रत भर इसकी वजह नहीं। पुतिन ऐसे दौर में सब पर भारी पड़ते हैं जब कई मुल्कों में तानाशाहों का सिक्का चलता है। ऐसे सुप्रीम लीडर भी पुतिन से सिर्फ दोस्ती की दुआ मांगते हैं, जिन्हें सनकी का तमगा दिया जाता है। तो इसकी वजह है रूस जैसे सुपर पावर पर पुतिन की जबरदस्त पकड़। पुतिन 25 साल से रूस के सर्वे सर्वा हैं, आगे भी जब तक चाहे बने रह सकते हैं। साल 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भारी बहुमत से जीता। इसके बाद उन्होंने 2 बार 4-4 साल के कार्यकाल पूरे किए। फिर नियमों के चलते उन्होंने दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति का चुनाव जितवाया। उन 4 सालों में पुतिन ने प्रधानमंत्री पद संभाला। फिर 2012 में पुतिन ने सत्ता में एक बार फिर वापसी की और अब साल 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पुतिन के विरोधी कहते हैं कि रूस में उनकी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण पुतिन के हाथ में दी गई असीम शक्तियां हैं। पुतिन ने यूक्रेन रूस युद्ध के बीच एटमी हमलों के नियम बदल डाले हैं। यानी रूस से एटमी खतरा सिर्फ यूक्रेन भर को नहीं, उन देशों को भी है जिन्होंने यूक्रेन का युद्ध में साथ दिया है, जिन्होंने यूक्रेन को हथियार दिए हैं, जिन्होंने यूक्रेन की किसी भी तरह मदद की है। उन्हें पुतिन का परमाणु क्रोध झेलना पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हमले का मूड बना लिया तो उन्हें रोकने का अधिकार भी किसी के पास नहीं है। रूस की परमाणु नीति के मुताबिक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का फैसला सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन ले सकते हैं। इसीलिए उनके पास हमेशा एक खास न्यूक्लियर ब्रीफकेस रहता है, जिसे रूसी मीडिया में चेगेट ब्रीफकेस के नाम से जाना जाता है। यह ब्रीफकेस पुतिन को रूस की सभी न्यूक्लियर फोर्सेस से जोड़ने वाला कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क होता है। साथ ही रूस के जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव और रक्षा मंत्री भी इस नेटवर्क के तहत न्यूक्लियर कंट्रोल से जुड़े होते हैं। अब यह समझिए कि पुतिन ने अगर एटमी हमले का मूड बना लिया तो उन्हें क्या करना होगा। सबसे पहले पुतिन को चेगेट ब्रीफकेस से लॉन्च ऑर्डर जारी करना होगा। यह कोई बटन या ट्रिगर नहीं जिसे दबाया जाएगा। ये ऐसे सीक्रेट कोड होते हैं जिनसे न्यूक्लियर अटैक का सीधा ऑर्डर रूस के जनरल स्टाफ तक पहुंचता है। जनरल स्टाफ पुतिन के भेजे एटमी कोड को तीनों सेनाओं को भेजते हैं। इसके बाद रूस की स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस परमाणु पनडुब्बियां और बम वर्षक एटमी हमला शुरू कर सकते हैं। किसी वजह से अगर पुतिन का ब्रीफकेस से दिया लॉन्च ऑर्डर सेनाओं को नहीं मिलता है तो इसके लिए भी एक बैकअप सिस्टम है। रूस में इसे प्रीमियर सिस्टम और डेड हैंड का नाम भी दिया जाता है, जिससे अगर सारे सिस्टम ठप पड़ जाएं, तब सेनाएं ऑटोमेटिक परमाणु हमला शुरू कर सकती हैं। इसलिए जब भी परमाणु युद्ध का माहौल बनता है, पुतिन के नाम से दुश्मन थर्रा जाते हैं। रूस की तीनों सेनाओं में पुतिन ने अपने जासूसी अनुभवों से बड़े बदलाव कर रखे हैं। यूक्रेन से युद्ध के दौरान पुतिन ने रूस की सेना मुख्यालयों के साथ चीफ के नाम तक सीक्रेट रखने शुरू कर दिए हैं। रूस में सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सैन्य कमांड जनरल स्टाफ ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ होते हैं। मौजूदा वक्त में वैलेरी गेरासिमोव चीफ ऑफ जनरल स्टेट हैं, जबकि रूस की वायुसेना के चीफ और नौसेना के चीफ का नाम गुप्त रखा गया है, जिससे इन दोनों सेनाओं का कंट्रोल जनरल स्टाफ, रक्षा मंत्रालय और सीधे पुतिन के हाथ में है। रूस की सेनाओं के जनरलों के नाम
सीक्रेट रखने के साथ ही उनके रैंक और तैनाती में लगातार बदलाव किए जाते हैं। सेंसिटिव मिलिट्री कमांड के कमांडर का नाम भी रूस सीक्रेट रखता है। रूस में पहले 4 कमांड थी, इन्हें अब 5 कर दिया गया है। रूस में मार्च 2024 के बाद से कुल 5 मुख्य मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। पहला मॉस्को मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट सेना मुख्यालय है, जहां से क्रेमलिन और राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा की जाती है। मई 2024 से मॉस्को मिलिट्री के कमांडर जनरल सर्गेई कुज़वलेव है। दूसरा लेनिनग्राद मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, जहां से उत्तर पश्चिमी रूस यानी सेंट पीटर्सबर्ग, बाल्टिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र की सिक्योरिटी की जाती है। अभी लेनिनग्राद के कमांडर येवगेनी निकिफोरोव है। रूस का तीसरा सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है। इसमें उराल वोल्गा उत्तरी साइबेरिया का इलाका आता है, जिसकी कमान जनरल एंड्री मार्डविचव के पास थी। रूस का चौथा दक्षिणी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जिसका जिम्मा दक्षिणी रूस, काला सागर, नॉर्थ काकेशस और यूक्रेन से विवादित हिस्से की सुरक्षा है। 2024 से यहां के कमांडर का नाम उजागर नहीं किया गया है। रूस का 5वां पूर्वी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, जहां से प्रशांत महासागर और साइबेरिया की सिक्योरिटी की जाती है। इसके कमांडर जनरल एंड्री इवानिएव है। पुतिन ने रूस की सैन्य शक्ति को अजेय बनाने की हर संभव कोशिश की है। इसमें उनकी मदद केजीबी एजेंट के दिनों में मिली ट्रेनिंग करती है। पुतिन सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के जाबाज एजेंट रह चुके हैं। पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडन में पुतिन ने कई साल तक अंडरग्राउंड रहकर मिशन अंजाम दिए। सोवियत यूनियन के इसी सुपर स्पाई ने जब सत्ता संभाली तो दुश्मन देशों से एक एक कर हिसाब लेना शुरू किया। पुतिन ने सोवियत संघ विघटन के बाद एक बिखराव का खतरा झेल रहे रूस को एकजुट करने के लिए 89 राज्यों का विलय करके 7 संघीय प्रांत बनाए। पुतिन ने रूस के दुश्मन चेचेन विद्रोहियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर उनका सफाया किया। अगस्त 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया को युद्ध में हराकर गोरी और जुगदीदी इलाके पर कंट्रोल किया। साल 2014 में पुतिन ने यूक्रेन के क्राइमिया पर हमला कर उसे रूस में मिला लिया। जिन देशों ने नाटो से नजदीकियां बढ़ाई, जिन देशों ने पश्चिमी शक्तियों के इशारे पर चलना शुरू किया, जिन देशों ने अमेरिका से दोस्ती बढ़ाई, उन्हें पुतिन ने सबक सिखाया है। यूक्रेन से रूस के युद्ध की वजह भी उसकी नाटो में शामिल होने की जिद है। पुतिन नहीं चाहते हैं कि नाटो का विस्तार रूस तक हो। पुतिन नहीं चाहते कि रूस का सोवियत यूनियन जैसा इतिहास हो। इसीलिए किसी भी खतरे को देखते ही पुतिन एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन यही पुतिन दोस्ती की मिसाल भी कायम करते हैं। भारत के लिए पुतिन के दिल में खास जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुतिन कितना सम्मान देते हैं, इसे तस्वीरें खुद बयां करती हैं। इसीलिए पुतिन पर टिट फॉर टैट वाली कहावत सटीक जमती है। भारत में पुतिन का 30 घंटे का दौरा पूरी दुनिया में तहलका मचा चुका है। जहां भारत में पुतिन के दौरे से धूम मची हुई है, तो वहीं नेटो के 32 देशों में ऐसा लगता है मानो जिसे मातम पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की बॉन्डिंग वाली जबरदस्त तस्वीरों को देखकर अब यह लग रहा है कि भारत में पुतिन के 30 घंटे अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इबारत लिखने जा रहे हैं। भारत में पुतिन का पावर शो, 32 देशों पर 30 घंटे का खौफ। यह रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत में 10वां दौरा है। इस बार पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। इससे पहले पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 को भारत की यात्रा की थी। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। लेकिन इस बार पुतिन का भारत दौरा लगभग 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के उस दौर में हो रहा है, जब रूस पर हमला करने के लिए 32 देशों के नाटो चीफ मार्क रूटे खुलेआम में ऐलान कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 1380 दिन से चल रहे युद्ध में पुतिन जंग के ऐसे बाजीगर साबित हो चुके हैं जो ना तो ट्रंप के दांव पेच में फंसे
और ना ही नेटो और यूरोप के हथियार पुतिन की रूसी सेना को रोक पाए। सवाल उठता है कि जब पुतिन लगभग 30 घंटे के भारत दौरे पर हैं, तो उससे नाटो यूरोपीय देश इतनी बुरी तरह से बौखलाए हुए क्यों हैं? और क्यों भारत में पुतिन के 30 घंटे का पावर शो रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत भारी साबित हो रहा है? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का भारत दौरा शुरू होने से 30 घंटे पहले ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा कर लिया। लगभग 30 घंटे पहले ही ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के साथ पुतिन की हुई 5 घंटे की मीटिंग ने यूक्रेनी सेना के ताबूत में आखिरी कील लगा दी है, या कहें ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जंग हरवा दी है। और इसीलिए बौखलाए नाटो चीफ मार्क रूटे ने पुतिन पर पलटवार करते हुए धमकी दी है कि हम यूक्रेन को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। तो शुरुआत करते हैं रूस और नाटो के बीच शुरू हो रही उस सीधी जंग के समीकरणों से, जिसकी झलक भारत यात्रा से पहले ही पुतिन दिखा चुके हैं। भारत में पुतिन के 30 घंटे, चारों खाने चित, नाटो, यूरोप। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रही है। लगभग 4 साल से रूस यूक्रेन जंग का विजेता नई ऊंचाइयां छूने और रिश्ते निभाने को बेताब है। पुतिन का कॉन्फिडेंस जंग के 1500 से ज्यादा मोर्चों पर विजेता साबित हुआ है। युद्ध के चरम वक्त में, भारत दौरे के वक्त जिस तरह से यूरोप और नाटो ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे ये साबित होता है कि अब रूस दुनिया का सबसे सुपर पावर देश बनने जा रहा है। और उसका पहला ट्रेलर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में रिलीज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जोड़ी की धमक अमेरिका के टैरिफ वॉर, यूरोप और नाटो के कठोर रूसी प्रतिबंधों पर बहुत भारी पड़ने लगा है। हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए भारत से रूस तक और रूस से यूक्रेन तक और यूक्रेन से अमेरिका और नाटो देशों तक उन कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक मोर्चों के समीकरणों को दिखा रहे हैं, जो आने वाले दिनों में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगभग 30 घंटे के दौरे पर भारत आ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच S-400, S-500, सुखोई 57 जेट समेत कई बड़े रक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े समझौते हो सकते हैं। भारत में पुतिन के 30 घंटे के दौरे से सबसे ज्यादा नाटो और यूरोपीय देश बौखलाए हुए हैं। पुतिन ने भारत दौरे से 30 घंटे पहले ही यूरोप और नाटो को धमकी दी है कि अगर रूस को जबरन यूरोप और नाटो से युद्ध करने के लिए मजबूर किया गया, तो रूस नाटो और यूरोप से सीधी जंग को तैयार है। पुतिन ने 2 टूक कहा है कि नाटो और यूरोप ध्यान रखें, उन्हें बचाने के लिए और मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इधर 32 देशों से बने नाटो चीफ मार्क रूटे ने पुतिन पर पलटवार करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे और रूस की हर चुनौती से निपटने को तैयार हैं। नाटो देश जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, एस्टोनिया ने तो मीटिंग करके रूस को कड़ी चेतावनी दी है। लेकिन दिक्कत यह है, नाटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की तरह अमेरिका यूक्रेन का अब साथ नहीं दे रहा है। और यह पुतिन की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। लगभग 30 घंटे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर 5 घंटे तक मैराथन बातचीत कर चुके हैं। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने बयान दिया है कि पुतिन युद्ध विराम को लेकर तैयार हैं। कुछ मुद्दों को सुलझाना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ
रूसी सेना ने लगभग 30 घंटे पहले ही यूक्रेन के पोक्रोवस्क पर पूर्ण नियंत्रण के दावे किए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है पोक्रोवस्क शहर का उत्तरी इलाका अभी भी उसके कब्जे में है और वहां पर लड़ाई जारी है। लेकिन रूस का दावा है पोक्रोवस्क पर कब्जे के साथ ही पूर्वी यूक्रेन के आधे हिस्से पर कब्जा करने वाले रूसी मिशन को जबरदस्त बढ़त मिली है। 30 घंटे पहले खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पोक्रोवस्क में जीत पर अपनी सेना की सफलता पर खुशी जाहिर की है। इधर अमेरिकी और यूरोपीय मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप के दूत और दामाद का पुतिन से मिलना कहीं ना कहीं यूक्रेन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है। कुल मिलाकर भारी प्रतिबंधों और भीषण हमलों का सामना कर रहा रूस भारत की जमीन से दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश में है कि रूस युद्ध नहीं शांति चाहता है और शांति को चुनौती देने वाले हर देश से रूस संघर्ष करने को तैयार है। President Putin had a very good meeting yesterday with Jared Kushner and with Steve Witkoff. What comes out of that meeting, I can't tell you, because it does take two to tango. You know, Ukraine, I think we have something pretty well worked out with them. They're very satisfied, considering. But the sad part is, if I were president, no war would have ever happened. They would have had 100% of their territory. Nothing would have happened. It's a very sad situation. पोक्रोवस्क को जीतने का रूस का दावा अगर सही है तो उसे अब डोनेट्स्क के 2 और शहरों क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क को घेरने में मदद मिलेगी। इन शहरों पर कब्जे के बाद रूसी सेना डोनेट्स्क प्रांत की ज्यादातर भूमि पर कब्जा कर लेगी। पड़ोसी लुहांस्क प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर रूस का पहले ही कब्जा हो चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़पोरोजिया क्षेत्र के चेवोर्न गांव पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं यूक्रेन की GUR सैन्य खुफिया एजेंसी के एक सूत्र ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को यह पुष्टि भी की है कि उसने रूस के मध्य ताम्बोव क्षेत्र में स्थित ड्रुजबा तेल पाइपलाइन पर भी हमला किया है, जो हंगरी और स्लोवाकिया को रूसी तेल की आपूर्ति करती है। इधर नाटो प्रमुख मार्क रूटे ने एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है और कहा है कि रूसी राष्ट्रपति और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत किसी समझौते पर पहुंचने में दिक्कत रहने के बाद हम कहीं नहीं जा रहे हैं। रूटे ने ब्रसेल्स में नाटो की एक बैठक में रूस के तेजी से बढ़ते हमलों के खिलाफ चेतावनी दी है। मार्क रूटे ने सहयोगियों से अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 5% रक्षा खर्च में लगाने का आग्रह किया है। रूटे ने कहा है पुतिन को लगता है कि वो हमसे ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पर नाटो चीफ मार्क रूटे की धमकियों का रत्ती भर असर नहीं पड़ा है। 4 साल बाद पुतिन का भारत में यह 10वां दौरा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पुतिन दोस्ती, वफादारी और राष्ट्र प्रेम की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं।